Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Vaida Jameel, and with me I have my father, Mr. Jameel Khan. We are back with our series of the problems that are being faced by students or young generation all over in Pakistan. तो आज हम उसका पहले हमने उसका फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो यू मस्ट वॉच दैट फर्स्ट एंड देन कम बैक टू दिस सीरीज लेटर। और उसका दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि बच्चा, अब पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि बच्चे पे एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उस बच्चे की सुनने वाला कोई नहीं है। अब जब इस तरह से होता है, एकेडमिक प्रेशर बढ़ जाता है और बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो रहा होता है, और हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि हर बच्चा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो सकता, और हर सब्जेक्ट में वो फुल मार्क्स 90% 80% वो नहीं लेके आ सकता। उसकी कुछ और एबिलिटीज़ भी होती हैं, मे बी वो आर्ट में बहुत अच्छा हो, मे बी उसका माइंड किसी और आर्टिस्टिक एक्टिविटी में हो, म्यूजिक में बहुत अच्छा हो या उसकी पेंटिंग बहुत शानदार हो, कुछ भी हो सकता है इस तरह से। बाज़ बच्चे टेक्निकल कामों में टेक्निकल ज़्यादा कामों में बिल्कुल दिलचस्पी उसका लेते माइंड हैं। इंजीनियर वाला हो कि वो उस अच्छा, तरह वो से करे। इंजीनियर एक अलग शोबा है जी और वो जो टेक्निकल चीज़ों में घुसना, वो जी चाहे जी वो जी, बिल्कुल वो अलग बिल्कुल शोबा अलग है। है, राइट। तो हो सकता है इंजीनियर जो है वो इतनी चीज़ों को, किसी भी चीज़ को खराब हो गई है तो उसको सही ना कर सकें, लेकिन इस तरह के माइंड सेट वाले लोग वो हरफन मौला हर होते फन हैं। वाला होता है, बिल्कुल हम्म, ऐसे ही। तो ये चीजें जब बच्चा फेस करके थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश ही कर रहा होता है, तो फिर उसको बुलिंग का शिकार बना दिया जाता है। बिल्कुल। और बुलिंग का शिकार उसके सिर्फ दोस्त और उसके क्लासमेट्स उसको नहीं बना रहे होते। इवन दो अगर हम देखें अपने सराउंडिंग्स में, तो टीचर भी उसको कंटिन्यूसली बिल्कुल बुली कर रहे होते हैं, बिल्कुल। और कभी कभी टीचर्स को शायद इस बात का एहसास भी नहीं होता होगा कि वो उनकी एक उस जुमले ने उस बच्चे के ऊपर कितना गहरा असर डाल दिया था। कि अगर मैं आपसे अपनी बात डिस्कस करूँ, मैंने आई वॉज इन कॉलेज, आई वॉज न्यूली एडमिटेड एंड मैं वहाँ किसी को नहीं जानती थी, और थोड़ा सा ऑब्वियसली है जब आप न्यू कहीं किसी जगह जाते हैं, आपके इर्द गिर्द बिल्कुल हर तरह से नए लोग होते हैं, आपका कोई फ्रेंड नहीं होता, तो आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो अब मैं वहाँ खामोश रहती थी, चुपचाप अपने काम से काम रखना और बस जाना, कॉलेज पढ़ाई करना और वापस आ जाना। अब इन माय स्कूल आई वाज पोजीशन होल्डर स्टूडेंट, Yes. और हर क्लास में आई वाज बीइंग द मॉनिटर और प्रीफेक्ट, इस तरह की एक्टिविटीज। आई पार्टिसिपेटेड इन एवरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बट इन कॉलेज आई वाज समहाउ मतलब क्वाइट स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो वहाँ ये हुआ कि अब टीचर्स को लगा कि ये खामोश रहती है या ये इस तरह से किसी कोई दोस्त नहीं बना रही है, तो मे बी शी इज़ अ डल स्टूडेंट। तो उस तरह से फिर टीचर्स में फेवरेटिज्म एक तो नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। बीइंग अ टीचर मैं इस बात को भी एग्री करती हूँ कि आप होता है, हाँ, वो नेचुरली होता है कि 2-3 बच्चे क्लास में होते हैं जो आपको अच्छे लगने लगते हैं वो खुद एक से। एक है इंसानी इंसानी नफ्सियात का। नफ्सियात है, लेकिन उसको बिल्कुल ही आप ऐसे कर दें कि वो जो बच्चा जो नहीं बोल रहा, आप उसको बिल्कुल ही डल करार दे के उससे आप ना कोई सवाल कर रहे हैं, ना आप उसको किसी चीज में पार्टिसिपेट करने दे रहे हैं, सही। या अगर वो आगे बढ़ने की एक स्टेप वो आगे बढ़ा भी रहा है तो आप उसको पुश बैक कर रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम कैसे करोगे और ये सब। तो व्हेन आई गॉट ए ग्रेड इन माय फर्स्ट ईयर्स, तो उन टीचर के मुंह से मतलब निकल गया बेदहानी में, उनको खुद भी नहीं पता होगा, स्लिप हो गए वर्ड्स कि तुम्हारा कैसे ए ग्रेड आ गया। मतलब तो आई वॉज इन शॉक के मैं मेरे मुंह से भी उनके लिए यही जवाब निकला कि मिस आई वॉज द पोजीशन होल्डर इन माई स्कूल एंड मेरे पास इतनी ट्रॉफीज और इतने सर्टिफिकेट्स हैं, तो मेरा ए ग्रेड तो आएगा ही, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी इस तरह। और फिर उस दिन के बाद से जब शी गॉट टू नो दैट आई एम अ स्टूडियस पर्सन एंड आई कैन गेट गुड ग्रेड्स, तो फिर उनका बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल ही चेंज हो गया। अच्छा, इस हवाले से मेरा भी एक बचपन का तजुर्बा है कि हौसला अफजाई बड़ी अहमियत रखती है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। और डल से डल बच्चे भी अच्छे बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हुआ ये था कि मैंने सेकंड क्लास तक पढ़ाई जो थी वो हैदराबाद में की थी। सही। फिर वहाँ से हम शिफ्ट हुए कराची। अच्छा, उसमें थोड़ा सा गैप आ गया सही। क्योंकि अब मुझे उस वक्त का याद तो इतना नहीं है कि क्या हुआ था। तो मेरा जब यहाँ हम पहुँचे
तो वहाँ पास आउट किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था और यहाँ नए एडमिशन के लिए काफ़ी टाइम था, तो 1 साल का शायद गैप आ गया। लेकिन मैंने फिर टेस्ट दिया तो मेरा 4th में एडमिशन हो गया। ठीक है, तो उस वक्त जो टीचर थी मेरी क्लास टीचर, उस स्कूल में होता ये था कि सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाती थी, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन में एक ही टीचर होती थी और वो सारे सब्जेक्ट वही पढ़ाती थी सुबह से दोपहर तक वो हमारे। तो वो बड़ी मैं ये नहीं कहूँगा कि वो खराब थी हैं, वो थोड़ी सी रूड सी थी, या हो सकता है कि वो उनका मिजाज ऐसा हो कि वो ज्यादा, तो उनसे मुझे कोई एक होती है ना उनसियत सी, वो शायद पैदा ना हो सकी, और वो सख्त भी मुझे लगती थी। फिर मैं समझे कि खौफ का भी शिकार था कि 1 साल स्कूल में नहीं था मैं, तो स्कूल का गैप भी आया हुआ था, शहर छूट गया था मेरा, तो और घर डिफरेंट था, तो और यहाँ लोग जो थे वो मेरे मिजाज नहीं थे। यहाँ मैं थोड़े खौफ का भी शिकार था, तो वो उस यानी जो एग्जाम होता है मिड टर्म, उसमें मैं फेल हो गया। ठीक है, और बड़ी डांट पड़ी, बहुत शर्मिंदगी हुई, टीचर ने भी बहुत बुरा भला कहा, क्लास टीचर ने, कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे और ये है वो है। ठीक है, और फिर बड़ी मुश्किल से मेहनत करके दिल लगा के जितना भी कर सका, तो इसमें कहा तो ये जाता है कि वो उन टीचर ने मुझे पास किया, वरना मैं पास होने वाला नहीं था। अच्छा, उनका ये कहना था कि शायद मैं पास नहीं कर पाता, मतलब मैं नालायक था उनकी नजर में। तो फिर ये हुआ कि कुछ उस क्लास में बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई, तो बहुत सारे बच्चों को मुख्तलिफ क्लासों में बांट दिया गया, सेक्शन बनाए गए नए, तो एक नई टीचर अपॉइंट हुई थी वहाँ, तो उनको एक नई क्लास बना के दी गई 5th क्लास में, तो मेरा उस सेक्शन में ट्रांसफर हो गया। वो बहुत जॉली थी, बहुत हंसमुख थी, हर एक से बेटा बेटा करके बात करती थी, सर पे हाथ फेरती थी, हिम्मत दिलाती थी, खेलों में हिस्सा लेने के लिए वो करती थी, हौसला अफजाई करती थी। हत्ता कि एक स्टेज ड्रामे में 5th क्लास में मैंने हिस्सा भी लिया, उसका मैं पार्ट बना, उसके डायलॉग सारे जो मेरे पार्ट के डायलॉग थे वो मैंने उस वक्त लिखे थे, और बहुत क्लैपिंग हुई थी उसमें। मैं शायद कोई बुजुर्ग आदमी का मैंने किरदार किया था, वो दाढ़ी वाड़ी लगा के, तो वो एक हौसला अफजा माहौल मिला मुझे, तो मेरी पोजीशन आ गई उसमें, उस क्लास में। तो वो जो टीचर थी ना, जो मेरी पिछली टीचर थी, वो मिली, तुमने कैसे पोजीशन ले ली? तो बात ये है कि मैं भी इस बात पे, तो हम सब जो ये वीडियो देख भी रहे हैं, हम सब कहीं ना कहीं रिलेट कर जाएंगे, और मसला ये आ जाता है कि रिलेट करते हुए भी कोई सबक नहीं सीख रहा इन चीजों से। कि जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं अगर अपने स्टूडेंट्स की बात बताऊं तो हमारे स्कूल में भी एक बच्चा है, ही इज वेरी नॉटी, मतलब वो पढ़ने में ही इज फाइन, लेकिन वो नॉटी है, बदतमीज नहीं है। ये चीज का डिफरेंस टीचर्स को समझना चाहिए कि बच्चे होते हैं नॉटी, वो बच्चे अपनी उम्र में शरारत नहीं करेंगे तो क्या बड़े होके करेंगे फिर वो, तो ये चीज थोड़ी सी उनको समझनी चाहिए। अब क्या है कि उसको मैंने एक दिन बहुत, मैं नए स्कूल में आई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो डिस्टर्ब कर रहा था, बात बात पे क्लास में खड़े हो जाना, और इस तरह से काफ़ी मुझे इरिटेटिंग भी लगा कि ये तो बच्चा बड़ा मुश्किल है। तो एक दिन बस मैंने उसको प्यार से कह दिया कि ये तो मेरा प्यारा बच्चा है, ये मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, और ये तो मुझे तंग कर ही नहीं सकता। और मैंने उससे 2-3 अपने काम करवा लिए कि कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बोर्ड मिटा दो, और इस तरह से कर दो। उस दिन से लेके 1 साल हो गया, आज का दिन है कि he has become my favorite student, और मे बी मैं कहीं ना कहीं उसकी फेवरेट टीचर बन गई हूँ। कि आते जाते मेरा बच्चों से इस तरह का रिलेशन है कि बच्चे मुझे सलाम नहीं करते, वो बच्चे मुझे ऐसे कहते हैं, हेलो मिस कैसी हैं आप, इस तरह से बात करते हैं। तो
टीचर्स को ये बात समझनी चाहिए कि बच्चे फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहते हैं। स्ट्रिक्टनेस उनके घर में ऑलरेडी बहुत है, फिर उनके पेरेंट्स की तरफ से, तो अब आप स्कूल में भी उनके ऊपर शदीद किस्म की स्ट्रिक्टनेस अप्लाई कर देंगे तो फिर वो बेचारे कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। ये देखो, ये उम्र होती है खेलने कूदने की। बिल्कुल। अब अगर इस उम्र में उनसे तवक्को की जाए कि एक 80 साल के बुजुर्ग की तरह वो चुप करके बैठे रहें और नपी तुली बात करें, तो ये मुमकिन नहीं है। एक जो बच्चा होगा ना, वो मेरी तरह इतनी देर इस तरह नहीं बैठेगा। उसकी टांग इधर आ जाएगी, थोड़ी देर में वो इधर बैठ जाएगा और ये भी हो सकता है वो मेरे पीछे इधर बैठा हुआ हो, बिल्कुल है ना? तो वो बच्चा ये करेगा और इसको आपको तस्लीम करना चाहिए। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस भी आती हैं कि कोई साहब नमाज पढ़ रहे हैं और बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, तो इससे भी सबक नहीं लेते हमारे लोग। वो वीडियो तो शौक से देख लेते हैं, लेकिन वो पसंद नहीं करते कि ये कोई बच्चा ऐसा करे। तो यही बात है कि फिर बच्चे तो बुली कर ही रहे हैं उसको कि तुम तो कुछ पढ़ नहीं थे, या तुम ये तो मिस इनको तो कुछ आता ही नहीं है, और इसको तो मिस ये तो एकदम डल स्टूडेंट है, तो एकदम ये कहाँ से इस क्लास में आ गए, इनको तो पीछे ही रह जाना चाहिए था। इस तरह के जुमले जो हैं वो फिर, जैसे अभी तक हमें याद है, मुझे स्कूल छोड़े हुए 10 to 11 ईयर्स हो रहे हैं, आप तो बहुत ही टाइम हो चुका है, तो स्टिल के जमाने में स्टिल हमें वो वर्ड्स अभी तक टीचर के माइंड में बिल्कुल एज इट इज कोट हुए हैं, तो वो चीज़ें बहुत असर डालती हैं और इन चीज़ों का हमें खास तौर से बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर कहीं हम बुलिंग होते हुए देख भी रहे हैं तो हम उसको वहीं स्टॉप करवा दें कि नहीं, बच्चों को समझा दें हम, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए भी टीचर का समझना बहुत जरूरी है, या पेरेंट्स का समझना। पेरेंट्स बुली कर रहे हैं अपने बच्चों को, बात बात पे उनको जो है वो डांट पड़ रही है, अगर और जिस बात पे पढ़नी चाहिए उस बात पे नहीं पढ़ रही है, और जहाँ उनको टोकना चाहिए, उनको चीजें सिखानी चाहिए, वहाँ उनको बुलिंग का शिकार बनाया जा रहा है कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो नालायक हो, और तुमसे उस कंपैरिजन, फिर बुलिंग से रिलेट करता है हमारा थर्ड टॉपिक विच इज कंपैरिजन। ये कंपैरिजन आ जाता है कि फिर अगर कोई बच्चा थोड़ा सा इस तरह का उसका माइंड पढ़ाई की तरफ नहीं है, तो पेरेंट्स ही उसका कंपैरिजन करने लगते हैं बड़े वाले से, कि अगर बड़े वाला बच्चा जो है वो पोजीशन होल्डर था, या उसको पढ़ने में थोड़ा उसको शौक था, उसका ध्यान थोड़ा स्टडीज की तरफ ज्यादा था, तो फिर वो कहते हैं तुम तो नालायक हो, उससे सीखो कुछ, के वो तो इतना शानदार है, उसको तो हमेशा इतना अच्छा रिजल्ट आता था, और तुम्हारी टीचर्स हमेशा बुराई क्यों करती हैं। तो कंपैरिजन जो है वो बहुत वर्स्ट होता है। इसमें माओ को भी समझना चाहिए। बच्चे वो जब वो पैदा करती हैं, उनकी बॉडी का एक हिस्सा है, और वो उनसे जुड़ा रहता है, उनके करीब बैठ के उनको गले लगा के उसको सुकून मिलता है, वो अपना दुख दर्द सारा वो निकाल देता है। तो इतनी इतनी बाउंडिंग होने के बावजूद माँ क्यों नहीं समझ पाती कि बच्चे के दिल जहन में क्या चल रहा है और वो क्या चाहता है, वो क्या बनना चाहता है, उसको किस चीज में दिलचस्पी है, उसे क्या चीज अच्छी लगती है। और मेरा मानना ये है कि पेरेंटिंग में तो फेवरेटिज्म आना ही नहीं चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं। आपके बच्चे हैं या 4 भी हैं तो चारों आपके बच्चे हैं, और ऑब्वियसली चारों एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। हाँ, ये भी है। उसमें फिर ये होता है ना कि जो आपकी पसंद का नहीं है वो फुप्पो पे पड़ गया है है ना, ये भी होता है। या फिर नाना पे पड़ गया है, या जो मतलब अच्छा जीनियस है तो ननियाल पे पड़ गया ये बहुत होता है हमारे यहाँ, बिल्कुल ऐसा है। पेरेंट्स ही ये सारी चीजें बुनियाद डालते हैं, टीचर का किरदार तो बहुत बाद में आता है। मिसाल के तौर पे अब और बहुत सारी मिसालें हैं। कोई बच्चा जो है वो इतना हिसाब किताब में ज़हीन नहीं है, ठीक है ना, उसको सौदा लेने माँ भेजती है, वो पूरे पैसे लेके ही नहीं आता, या ज्यादा दे आता है, या कुछ चीजें कम लाता है, कुछ चीज, तो माँ वहाँ फिर उसको
सख्ती करने लगती है। सही। वो ये नहीं देखती कि उसका दिमाग कहाँ चल रहा है। हाँ, चल ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं। होते हैं। मिसाल के तौर पे एक दोस्त हैं, उनका बच्चा था, वो इस तरह के मामलात का शिकार था। तो उससे जब मैंने बात की तो पता चला कि वो हर वक्त ये सोचता रहता था कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, हमारे यहाँ ये चीज़ गलत है। हाँ। अच्छा, जब उससे इस बात की तो मुझे अपना पूरा बचपन याद आ गया। सही। मैं जब अपने फादर के साथ कुछ चीज़ें लेने मार्केट जाया करता था, तो मुझे मार्केट बहुत गंदी लगती थी। ठीक है ना? बदबू आ रही है, ये हो रहा है, जी। बच्चे को तकलीफ होती है। बिल्कुल। अब वो लोग तो चूंकि मतलब एक जिसने खरीदना है वो तो जाएगा ही अंदर, और वो बिल्कुल। तो अब मैं ये सोचता था कि इसको अगर इस तरह बनाया जाए कि साफ सुथरा कर दी जाए, उस पे छत डाल दी जाए, जो जिन्होंने प्लास्टिक किया वो डाली हुई है, क्या कहते हैं, चटाइयाँ डाली हुई हैं, हाँ। उसको प्रॉपर कर दिया जाए, सफाई सुथराई, शीशे लगा दिए जाए। अब 6 साल का बच्चा अगर ये सोच रहा है, और तो जाहिर है उसका दिमाग इन चीजों में नहीं जाएगा कि कितने जी। रुपए देने हैं, क्या करना है। बिल्कुल। वो सराउंडिंगली जायजा ले रहा होता है। बिल्कुल। तो ये तो मतलब नेमत हो गई ना। जी। अब उस नेमत को आप ठुकरा रहे हैं, तो जाहिर है ये चीजें फिर मसाइल पैदा करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इवन कंपैरिजन जो है वो टीचर्स भी कर रहे होते हैं क्लास में। समटाइम्स हम भी कर जाते हैं, लेकिन बाद में एहसास हो जाता है कि नहीं, हमने ये गलत नहीं किया। अगर मुझे हो जाता है तो मैं तो बच्चे को बुला के उससे सॉरी भी बोल देती हूँ कि बेटा सॉरी, उस वक्त में मैंने आपको इतनी जोर से डांट दिया और मेरी ये इंटेंशन नहीं थी, और आप में मुझे ये हो गया था, उस वक्त मैं पढ़ा रही थी, लेक्चर दे रही थी, तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आया। तो एक दो बार मैंने ऐसे भी किया है कि मैंने उस बच्चे से अपोलोजाइज कर लिया, और सॉरी बोलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड, और जिस छोटे से वर्ड से बहुत बड़े बड़े काम हो अरे सकते हैं। बच्चे के लिए वो चीज आप नहीं तस्वुर कर सकते कि उसके लिए क्या होगी, बिल्कुल। क्योंकि बच्चे बच्चे को तो हर तरफ से प्रेस किया जा रहा होता है ना। सही है। तो अगर कहीं से उसको इतनी अहमियत दी जाए कि उसका उससे 10 गुना बड़ा कोई आदमी उससे सॉरी बोल रहा है, तो वो उसके लिए तो उसके लिए बहुत वो बड़ी बात उसका दिन बन जाएगा, सोचो। ऐसे बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे है। तो कंपैरिजन जो है, कंपैरिजन अगर किया जाता है जहाँ बहुत एक्सट्रीम कंपैरिजन हो रहा हो, इवन इन स्कूल्स और एट होम, तो मेरे साथ बहुत हुआ ये बचपन में, कंपैरिजन। बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि मेरा मिजाज टेक्निकल कामों में इतना नहीं था। सही। अच्छा, जब हम हैदराबाद से शिफ्ट होके कराची आए तो नाना का इंतकाल हो गया, मामू शिफ्ट हो गए थे सरगोदा। सही। तो उनकी किताबें, नाना की रिसाले, मैगजीन सब पढ़े होते थे। तो मैं कोई काम नहीं होता था तो मैं, एक कमरा था जो स्टोर रूम बन गया था, सही। वहाँ पुरानी चीजें निकाल के पढ़ता रहता था। बचपन से ही बचपन से, हाँ। अदब की तरफ हाँ, आपका। तो उस सोचो जरा कि मैंने 2 क्लास पास की है, मैं आ गया हूँ कराची। कराची में मैं वो रिसाले पढ़ रहा हूँ जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में छपते थे, और ज़िया-उल हक का दौर आ गया था तो वो बैन हो गए थे। तो नाना के वो रिकॉर्ड था तो मैं लेके पढ़ता था सारी चीज़ें, सियासत की और हर चीज़, क्योंकि अगर आप बच्चा अरबी पढ़ रहा है, नाजरा कुरान पढ़ लेता है, तो वो उर्दू पढ़ना उसके लिए मुश्किल नहीं है। और अगर बच्चा रेडियो सुन रहा है तो अल्फाज की अदायगी उसके लिए मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। तो मैं अफसाने लिखना शुरू कर दिया था। जब मैंने स्कूल में दाखिला लिया तो मैं अफसाने लिखता था, कहानियाँ, अफसाने, जो भी। And in which grade you were? 4th क्लास। 4. तो वो एक कॉपी जो है मेरे किसी रिश्तेदार खातून के हाथ लग गई, तो उन्होंने मेरी, ना सिर्फ पहले तो उन्होंने मेरी क्लास ली, डांटा डपटा, फिर मेरी पिटाई करवाई वालिदैन से। ये चीजें होती हैं। तो यानी कि क्योंकि ये इसका मतलब इस तरफ रुझान है ना, तो ये अब जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा। और ये देखो, ये फलां फलां की तरह इतना एक्टिव नहीं है, ये काम में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, ये फलां देखो ऐसा टेक्निकल है,
वो उसी को बुलाया जाता है घर में कोई चीज। हाँ, उस जमाने में ऐसा रुझान नहीं था कि आप इलेक्ट्रिशियन को कॉल करते थे। सही। उस जमाने में सारे काम एक दूसरे से जुड़े हुए लोगों से ही करवाए जाते थे। सही। तो और घर में ऐसे लोग होते थे जो खुद भी कर लेते थे, तो मैं नहीं था ऐसा। तो मेरे लिए ये एक समझो कि नंगा नंगा शेम शेम वाली बात थी। तो उनकी राय अब लेनी चाहिए जब आपकी बुक भी पब्लिश हो गई और इंशाल्लाह दूसरी भी जल्दी आ जाएगी, तो उनकी राय हम जरूर जानना चाहेंगे क्या अब उनका क्या ख्याल है इस बारे में। पता नहीं वो क्या कहें। तो कंपैरिजन जो है वो बहुत वर्स्ट है। आप देख रहे हैं हम लोगों को अभी तक अपनी सारी बचपन की बातें याद हैं। मुझे भी अच्छे खासे साल हो गए हैं, अच्छी खासी चीज़ें देखी हैं और आप तो खैर बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातें जो उस वक्त लग रहा होता है कि इतनी छोटी सी बात पे तुम मुंह बना के क्यों बैठ गए हो, बच्चों से यही कहा जाता है मोस्टली, तो वो बात उनके दिल को कब जाके किस तरह से हिट कर जाती है और दिल में रह जाती है कि वो इतनी ज्यादा रह जाती है कि वो अब तक नहीं निकली है। अब इसकी मिसाल मैं फिर अपनी ज़िंदगी से ही दूंगा कि मेरी ज़िंदगी के समझो कि 40-45 साल इस तरह गुजरे कि मेरी कहीं कोई हौसला अफजाई नहीं की गई। ठीक है, मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ भी और भी जगह कहीं भी मेरी जो तख्लीकी सलाहियत थी ना उसकी कहीं हौसला अफजाई नहीं हुई कि मैं ये सोचता कि मैं किताब लिखूं या मैं खुद अपने नाम से अपनी दिल की बात कहीं कह सकूं। तो मैं दूसरों के लिए काम करता रहा, दूसरों के लिए चीज़ें लिखता रहा, दूसरों के नाम से वो चलती रही, सब कुछ होता रहा। कहीं किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर क्या कमाल की चीज़ है या दूसरा ये एक एक लफ्ज ही काफी होते हैं। तो मैंने अपनी किताब का जो इंतसाब है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं है मालूम है। नहीं, इंतसाब का मतलब है नॉन किसी के नाम करना वो उस चीज को। तो वो डेडिकेट किया है मुसद्दिक सांवल को। उनके नाम मैंने पता है क्यों किया, हालांकि उनके साथ मेरा जो एक रिश्ता रहा वो बहुत मुख्तसर पीरियड के लिए रहा और बहुत जल्द ही उसमें उनकी डेथ हो गई और बहुत तकलीफ दे बीमारी में वो तकलीफ दे सूरत हाल से गुजरे और फिर उनका इंतकाल हो गया। तो उनसे मतलब मेरी अगर मेरी कोई फेसबुक देखे तो वहाँ भी मैंने कवर पेज पे उन्हीं की तस्वीर लगाई हुई है और वो मैं हटाता नहीं हूँ चाहे कोई भी इवेंट हो जाए। वो उसकी वजह ये है कि जब मैं उनसे मैंने डॉन ज्वाइन किया और मैंने पहला जो क्या कहेंगे फीचर मैंने लिखा तो बड़े डरते डरते लिखा। उन्होंने जो मौजू दिया था वो बहुत मुश्किल था और उसको समराइज करना, सर्च करना और इतने कम टाइम में जो टाइम उन्होंने दिया था कि 2-2.5 घंटे में ये करके मुझे दो, तो बहुत मुश्किल लग रहा था। मैंने उनसे कह दिया सर मैं ये नहीं कर सकूंगा, मैंने कभी किया नहीं और ख़ास तौर पे मतलब मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी तो मैंने कहा ये सारा मवाद इंग्लिश में है और मैं शायद ट्रांसलेट ना कर पाऊँ। तो उन्होंने मुझे डांटा, शट अप, अपना काम करो जाके। मतलब उस वक्त मैं एकदम से यूं हो गया कि ये क्या, और फिर मैं भूल गया सब कुछ और मैं करने लगा काम और मैंने डरते डरते वो तैयार किया और वो उनकी टेबल पे रख दिया। जहाँ वो नहीं थे कमरे में गया तो वो नहीं थे और मैंने उनकी टेबल पे प्रिंट निकाल के रख दिया और फिर मैं शायद किसी काम से बैंक चला गया था। तो जब मैं वापस आया तो बताया गया कि मुसद्दिक बुला रहे हैं आपको। मैं उनके कमरे में गया, नॉक करके दाखिल हुआ तो एकदम से सीट से खड़े हो गए और उन्होंने मुझे ऐसे सलूट किया और मैं हैरान रह गया कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, बैठिए। तो मैं बैठ गया। यार तुम क्या चीज हो, तुम कमाल हो, तुम ये हो फलाना ढुमाका, इतनी देर तक वो बोलते रहे। तो ये मेरी लाइफ की पहली एक वो थी एप्रिसिएशन थी, तो वो मैं कभी नहीं भुला सकता किसी। और उसके बाद ही मेरी किताब शायद हुई, उसके बाद ही मुझे दुनिया भर में रिकॉग्नाइज किया गया। मैं उसके बाद ही मुझे फिर
पूरे मुल्क में मुझे बुलाया गया, बिल्कुल। मेरी किताब की तकरीब रुनुमाई हुई, मुझे उसके बाद बुलाया जाता रहा जी। कि मैं आऊँ वहाँ अपने ख्यालात का इजहार जी, करूँ। जी। तो ये सारा क्रेडिट उस हौसला अफजाई को बिल्कुल, जाता है बिल्कुल। कि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। तो सही है। अब एक आदमी की एक मेरी मिसाल ये है, तो अगर आप बच्चे को अगर अप्रिशिएट करेंगे तो वो देखें क्या से क्या बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो छोटा सा भी कुछ, अगर वो ड्राइंग भी बना रहा है, इवन तो हाँ। अगर वो आपको अच्छी नहीं भी लग रही है, तो आप भी एक एक्सीलेंट दे देना, या आप उसको उसकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करें कि आप उसको ट्रीट करें कि अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको एक चॉकलेट दे दें या कुछ भी। मैं इसी तरह करती हूँ अपने ट्यूशन्स के बच्चों के साथ भी, कि अगर वो बहुत अच्छा टेस्ट दे देते हैं या कोई बहुत अच्छी बात करते हैं, तो उस दिन वो एक 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ की चीज़ हमारे लिए तो वो बहुत मतलब मामूली सी है, लेकिन वो उस बच्चे के लिए वो बहुत ही कोई बड़ी सी चीज़ होती है कि नहीं, आज टीचर ने मुझे ये दिया है। या पेरेंट्स से ही अप्रिसिएशन अगर मिल जाए या एक थप्पी मिल जाए प्यार भरी, तो वो चीज़ जो है वो आपको दोबारा से अलाइव कर देती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। तो इसी के साथ आज का हम सेशन एंड करेंगे। आज इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो प्रॉब्लम्स हमारे स्टूडेंट्स या हमारी यंग जनरेशन फेस कर रहे हैं। तो इसी के एक न्यू टॉपिक के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।